सचिन पायलट 2 दिन के टोंक दौरे पर हैं। सचिन पायलट ने आज सुबह सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और इसके बाद प्रशासन शहरों संघ शिविर में हिस्सा लिया। शिविर में पायलट ने लाभार्थियों को पट्टे बांटे। इस दौरान एसपी, कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारी, कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सचिन पायलट ने खाद की कमी और रीढ़ के मुद्दों पर अपनी बात रखी। सब दस्तावेज पहले मंगा लें उसके, और ये बहुत बड़ी राहत होती है भाई किसी को। और मैंने कहा कि जो पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र जो फोटो नहीं थे तो फोटो लग जाते हैं, तो फिर अगले ट्रांसफर करने में आसानी रहती है लोगों को। तो लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। और देखिए, जो सबसे वंचित तबका है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। इसलिए हमारी कोशिश है कि सारी सेवाएँ मंत्रालयों की, डिपार्टमेंट्स की, विभागों की उन तक पहुँचे जो सबसे वंचित और गरीब लोग हैं। तो उसके बारे में बयान मेरे ख्याल शिक्षा मंत्री जी दे चुके हैं और पुलिस भी अपना काम कर रही है। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन मैं समझता बड़ा गंभीर मामला है, इसके तह तक जाना पड़ेगा। और जो सरकार और पुलिस की कार्रवाई है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। इस बात को खुद सरकार ही बोल चुकी है कि अपनी तरफ से जांच हम लोग करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला कस्बे में छात्रों ने स्कूल भवन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन छात्रों ने बस स्टैंड पर सड़क जाम कर दी। इस दौरान छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चक्का जाम खुलवाया। बताया जाता है कि स्कूल की बिल्डिंग की मांग को लेकर कई बार ग्रामीण उपखंड अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस स्कूल में बोर्ड परीक्षा सेंटर होने के साथ साथ विज्ञान, वाणिज्य, कला और कृषि संकाय की कक्षाएं संचालित होती हैं, जिनमें कस्बे के साथ साथ आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो अब पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुशखबरी सामने आई है। अब एम पासपोर्ट ऐप से वेरिफिकेशन का काम होगा। आज जयपुर में सीएस निरंजन आर्य ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया। इस दौरान विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रभात कुमार और आरपीओ नीतू भागोटिया भी मौजूद रही। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही पासपोर्ट बनाने का काम पेपरलेस होगा और इसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। आज एम पासपोर्ट की लॉन्चिंग हुई है। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रभात कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये किस प्रकार की ऐप है? ये पुलिस ऐप है जो कि पुलिस सत्यापन जो होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट जो लोग आवेदन देते हैं उनके लिए, तो उसके लिए ये ऐप हमने बनाया है कि जल्दी से जल्दी पुलिस का सत्यापन हमारे पास आ सके, जिससे कि पासपोर्ट जल्दी से जल्दी हम लोग निकाल सकें। सर, लेकिन जिस प्रकार से मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि पुलिस में कुछ दिक्कतें होती हैं कि आप फिजिकली आदमी जाता है, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है, तब भी जो है वो पासपोर्ट बनाने में देरी होती है, उसको किस तरह से मीट आउट करेंगे आप लोग? नहीं, पासपोर्ट अब बहुत सहूलियत हो गई है। आप जाके देखें, पासपोर्ट ऑफिस और सेवा केंद्र है यहाँ पे, और वहाँ देखें और पता करें लोगों से, वहाँ जो लोग एप्लीकेंट हैं। अभी जो है 15 से 20 दिन के बीच में पासपोर्ट आ जाता है। और पुलिस से हम लोग को वेरिफिकेशन जो है 14 दिन मैक्सिमम लग रहा है आने में, और कुछ केसेस तो होते हैं लेकिन ज़्यादातर 14 दिन में हो जाता है। इस ऐप से 7 दिन में आ जाएगा, जैसा कि हमने बताया। क्या क्या फॉर्मेलिटीज जो है वो ऐप के जरिए करनी पड़ेगी एक आम व्यक्ति को पासपोर्ट के लिए? देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो अभी कागजों पे होता था, अभी वो ऑनलाइन होगा। तो पहले ये पीपी फॉर्म जो होता है वो एसपी ऑफिस तक जाता था और उसके बाद उसके प्रिंट आउट्स रिस्पेक्टिव थानाज में जाते थे, लेकिन इस ऐप के जरिए पूरा ऑनलाइन हो जाएगा। तो थाना में जाना जो वो फिजिकली होता था उसमें ही 2 से 3 दिन लग जाते थे, वो टाइम कट जाएगा। तो पूरा ऑनलाइन रहेगा, पेपरलेस रहेगा और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगा। किसने पुलिस वेरिफिकेशन की वो सब कुछ सिस्टम में रहेगा। तो जहाँ आपको महीने भर में पहले पासपोर्ट मिलता था, अब वो आपको 10 से 12 दिन या मे बी उससे कम टाइम में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक अच्छा ऐप जो है वो शुरुआत की गई है और बहुत कम समय में पासपोर्ट जो है वो अब मिल पाएगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। गुजरात से प्रदेश लौटे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रघु शर्मा ने न्यूज़ 18 राजस्थान से कहा कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की जीत होगी। शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच रहे हैं। उन्हें बधाइयों का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आपके समर्थक बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। समर्थकों में जोश आना तो स्वाभाविक बात है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने
हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। गुजरात जैसे प्रदेश में जहाँ 25 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है, वहाँ पे कैसे कांग्रेस को एकजुट करें, मजबूत करें, संगठन का ढांचा बने, और जो मुद्दे हैं वहाँ 25 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं, उन विफलताओं के खिलाफ पूरी कांग्रेस एकजुट होकर सड़कों पे उतरे। ये चुनौती हमारे सामने है। आप प्रभारी के रूप में वहां पर गए और बैठकें भी की, किस प्रकार की रिस्पांस देखने को मिला और अब आप लोगों की किस प्रकार की रणनीति रहेगी कांग्रेस को गुजरात में और ज़्यादा मजबूत करने की? देखिए, कांग्रेस तो पिछले चुनाव में 2017 में ही सत्ता के करीब पहुंच गई थी। कोई 10-15 विधायकों का फर्क रहा था। अगर कुछ सूचना चाहिए तो आरटीआई को हथियार बनाइए, सिस्टम का हिसाब चाहिए तो सूचना का अधिकार आजमाइए, क्योंकि आरटीआई एक्ट आपका वो सशक्त हथियार है जिसका जवाब देना सरकारी सिस्टम की जिम्मेदारी है। हालांकि 16 साल वाले इस हथियार में अभी और धार की जरूरत है। साल 2005, दिन 12 अक्टूबर, आरटीआई एक्ट लागू हुआ। ये वो हथियार है जो आपका हक है, ये वो हथियार है जो आपके सवालों का जवाब है, ये वो हथियार है जो हक से हिसाब लेने का अधिकार है, ये वो हथियार है जो सरकारी सिस्टम से सूचना मांगने का जरिया है। 16 साल बीत गए जब आज ही के दिन ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। 16 साल के इस शानदार सफर में आरटीआई एक्ट ने न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मामलों को उजागर किया। इसके इस्तेमाल से सरकारी सिस्टम भी काफी हद तक पाक साफ हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि आज आरटीआई एक्ट आम जन का एक सशक्त हथियार है, लेकिन 16 साल के शानदार सफर के बाद भी इस एक्ट में कई ऐसी कमियां खामियां हैं जो इसकी धार को कमजोर कर रही हैं। जैसे सूचना में देरी पर केवल लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना होता है। सूचना आयोग को जुर्माना लगाने का अधिकार तो है, लेकिन जुर्माना वसूलने की शक्तियां नहीं दी गई। लोक सूचना अधिकारियों पर सीधे कार्यवाही नहीं कर सकता। इसी वजह से कई अधिकारियों को आरटीआई एक्ट का कोई डर नहीं है और कई बार सूचना देने में जानबूझकर देरी भी की जाती है। प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता का कहना है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, जिससे सरकारी सिस्टम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक पूरे देश में कानून बनके इस तरह से ये मिलना अपने आप में अभूतपूर्व घटना थी। इसमें कुछ सशक्तता भी आई है और कुछ जगह पर इसका दुरुपयोग भी हुआ है। दोनों बातें हैं। आपको अगर अपनी सूचना चाहिए, आप 1, 2, 3 इस तरह की आरटीआई समझ में आती है। कोई 200-300 अगर एक ही जना लगा रहा है और उसमें कोई बहुत बड़ा पब्लिक हित भी नहीं दिख रहा है। वहीं सूचना आयुक्त नारायण बारेट के मुताबिक भारत में अब तक करीब 3 करोड़ लोगों ने आरटीआई आवेदन किए हैं। ज्यादा आवेदन मतलब प्रशासन पर जिम्मेदारी। आंकड़े बताते हैं कि आवेदन करने वालों में 55% को सूचना नहीं मिली, जबकि 10% लोग ही सेकंड अपील के लिए सूचना आयोग पहुंचे। अगर इस कानून का क्रियान्वयन अगर बेहतर हो तो राज्य सरकारों का आधा बर्डन कम हो जाएगा, पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, जवाबदेही आएगी, जो छुपाने का प्रयास है वो अपने आप खत्म हो जाएगा इस कानून के आने से। हालांकि करप्शन की सफाई में कई आरटीआई एक्टिविस्ट को अपनी कुर्बानी तक देनी पड़ी। देश में सूचना का अधिकार कानून लागू करवाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे का कहना है कि इस कानून का समय समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। भारत में लगभग 60 से 80 लाख लोग इस कानून का उपयोग करते हैं हर साल। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है बस एक सवाल पूछ के जवाब मांगने पर। यदि आप सरकारों को देखो तो सरकार ने पहली बार एक अमेंडमेंट 2017 में लाए और कानून में और कमीशन जो इसकी रीढ़ की हड्डी है उसको कमजोर किया और अपने अधीन किया। लेकिन इस कानून का भी अपना एक दायरा है और सियासी दल इस कानून के दायरे से बाहर हैं, जबकि जनता हर पार्टी का हिसाब लेना चाहती है। लेकिन जनता का ये मजबूत हथियार सियासी दलों की दहलीज पर दम तोड़ देता है। बेशक इस कानून को 16 साल हो गए हैं, लेकिन जनता के इस सशक्त हथियार को और धारदार बनाने के लिए इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।
राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं, लेकिन इस बार इनके चक्का जाम के ऐलान ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आखिर क्यों इस बार की हड़ताल से जिम्मेदारों की पेशानी पर परेशानी नजर आ रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 26 अक्टूबर को रात को 12 बजते ही जैसे ही 27 अक्टूबर शुरू होगी 24 घंटे की हड़ताल शुरू हो जाएगी। रोडवेज की चक्का जाम चेतावनी। 27 अक्टूबर को थामेंगे रोडवेज बसों के पहिए। आरएएस प्री परीक्षा के दिन हड़ताल का चुनाव। 6.5 लाख अभ्यर्थियों के सामने संकट। रोडवेज की हड़ताल, परीक्षार्थियों का बुरा हाल। राजस्थान रोडवेज, इसे अगर राजस्थान की लाइफलाइन कहें तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। सूबे के हर व्यक्ति को कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले दिमाग में रोडवेज बसें ही आती हैं। कारण सस्ता और सुविधा युक्त सफर। लेकिन अब इस सफर की राह में कई मुश्किलें आ रही हैं। कारण आए दिन हो रहा रोडवेज का चक्का जाम। एक बार फिर रोडवेज कर्मियों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है, और वो भी 27 अक्टूबर को। राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा है। उस संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमने 27 अक्टूबर को एक दिन 24 घंटे की प्रदेशव्यापी हड़ताल का नारा दिया है। और जब हड़ताल होगी तो हड़ताल का मतलब है बसें नहीं चलेगी, बसों का पहिया भी रुक जाएगा। 27 अक्टूबर को रोडवेज संयुक्त मोर्चे के चक्का जाम हड़ताल के नोटिस ने रोडवेज प्रबंधन की नींद उड़ा दी है। कारण 27 अक्टूबर को होने वाली आरएएस प्री परीक्षा। ये परीक्षा पूरे प्रदेश में एक साथ 33 जिलों में आयोजित होगी, जिसके लिए करीब 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और सरकार ने इस दिन परीक्षार्थियों के लिए फ्री यात्रा की छूट भी दे दी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस दिन रोडवेज का चक्का जाम रहने से कितना और क्या असर पड़ सकता है। अब हड़ताल का नोटिस देने के बाद में आरएएस के एग्जाम की आई है, तो ऐसे तो हम जब भी कोई तारीख तय करेंगे तभी सरकार कोई न कोई अपना कार्यक्रम ले आएगी। तो इस वजह से तो हड़ताल को हम कब तक टालते रहेंगे। जब हमने एक बड़ा लंबा समय दे करके हड़ताल पर हम जा रहे हैं और धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ रहे हैं, तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी होती है कि कम से कम कर्मचारियों की वाजिब मांगों पर पहल करके एक रास्ता निकाले, मांगों को मंजूर करने का। अब इस हड़ताल की वजह भी जान लीजिए। रोडवेज कर्मी पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं कि रिटायर्ड कर्मचारियों का बकाया भुगतान एक मुश्त हो। रोडवेज में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाए। रोडवेज के बेड़े के लिए 1500 नई बसें खरीदी जाएं। रोडवेज के 9000 खाली पदों पर भर्ती की जाए। अराष्ट्रीयकृत मार्गों को पुनः राष्ट्रीयकृत किया जाए। पिछली सरकार के समय बने बस अड्डे प्राधिकरण को रद्द किया जाए। रोडवेज के बस स्टैंड के बाहर से अवैध बसों का संचालन बंद हो। रोडवेज कर्मियों की ये मांगे नई नहीं हैं। पिछली सरकार के समय से चली आ रही ये मांगे आज भी वहीं की वहीं हैं। इनका कहना है कि सरकार ने इनसे जो वादा किया उसे आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अब जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, इनकी हड़ताल जारी रहेगी। वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभों का 1 महीने का सेवानिवृत्ति परिलाभ भुगतान हर महीने के पहले कार्य दिवस को हो। 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू हो। हमारी स्टैंड के पास पूरे राजस्थान में प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं। 2 से 5 किलोमीटर दूर इनके स्टैंड हों। जो हमारे मार्ग अराष्ट्रीयकृत किए हैं उनको राष्ट्रीयकृत किया जाए। अब देखना यह है कि 27 अक्टूबर को रोडवेज के चक्का जाम से क्या राहत मिल पाती है, या ये चक्का जाम परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी आफत बनकर आने वाला है। 27 अक्टूबर यानी रोडवेज बसों के चक्का जाम का दिन, और इसी दिन आयोजित होगी प्रदेश में आरएएस प्री परीक्षा। और इस परीक्षा में बैठेंगे करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी, और बिना रोडवेज बसों के इन अभ्यर्थियों का परिवहन करना सरकार के सामने किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 15 दिनों में राज्य सरकार और रोडवेज प्रबंधन को ऐसा बीच का रास्ता निकाल पाते हैं जिससे कि रोडवेज कर्मियों की कुछ मांगे भी पूरी हो जाए और रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर भी ना जाए। कैमरा पर्सन यासीन अंसारी के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।